हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम लोग को पढ़ना है परावैद्युत पदार्थ। क्या पढ़ना है? परावैद्युत पदार्थ। पिछले चैप्टर में हम लोग परावैद्युत माध्यम पढ़े थे हैं। यहाँ देखते हैं परावैद्युत पदार्थ। तो बबुआ रे, परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ। अच्छा, वे पदार्थ वैसे पदार्थ जो कुचालक होते हैं, तो कुचालक लिख दिया जाए तो वे कुचालक पदार्थ, वे कुचालक पदार्थ। पहले परिभाषा देख लेते हैं। वे कुचालक पदार्थ जिसे विद्युत क्षेत्र में रखने पर, विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं, विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं, उन्हें परावैद्युत पदार्थ कहा जाता है। उन्हें परावैद्युत पदार्थ कहा जाता है। चलो परिभाषा एक बार और सुन लो। वे कुचालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था। कुचालक पदार्थ, अचालक पदार्थ, विद्युत रोधी पदार्थ, तीनों एक ही नाम है। इंग्लिश में उसे बोलते हैं इंसुलेटर, इंसुलेटर। ठीक, जैसे तुम लोग बिजली का खंभा देखा होगा। बिजली के खंभे पे जो इस तरह से व्यवस्था लगा करके यहाँ 3 तार को खींचा जाता है बबुआ, तो उसके लिए ये व्यवस्था जो तुम देखते हो, गोल गोल सा संरचना, ये होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर वहाँ क्यों लगाया जाता है कि क्योंकि जब तुम वायर में विद्युत धारा को प्रवाहित करोगे तो ये इंसुलेटर विद्युत धारा के प्रवाह को रोक देगा, है कि नहीं है? जिससे विद्युत धारा का प्रवाह इस खंभे में नहीं होगा। नहीं तो पता चलता कि खंभे में करंट फ्लो हो रहा है, जिससे बहुत से धन और जन और माल की क्या हो गई, क्षति हो गई, है कि नहीं है? तो इसलिए ये व्यवस्था लगाया जाता है। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर, मतलब अचालक पदार्थ। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो यहाँ क्या कह दिया गया परिभाषा में कि वे कुचालक पदार्थ जिसे विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं, उन्हें परावैद्युत पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना बबुआ रे, दुनिया के कोई भी पदार्थ, मैंने कल बोला था कि वो किसी न किसी छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बना हुआ है ना? तो कुचालक पदार्थ भी अणु से मिलकर के बना है ना बालक? तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कुचालक पदार्थ में जो अणु होते हैं, जो अणु होते हैं वो अणु कितने प्रकार से हो सकते हैं? तो कुचालक पदार्थ में जो अणु रहते हैं वो 2 प्रकार से हो सकते हैं। एक ध्रुवीय अणु, ध्यान से समझ लेना एकदम, ध्रुवीय अणु, और दूसरा होता है अध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु, क्या समझे? कुचालक पदार्थ के जो अणु होते हैं, वो अणु की जो व्यवस्था है रहने की, वो 2 प्रकार से हो सकते हैं। कैसे कैसे? एक ध्रुवीय अणु और दूसरा अध्रुवीय अणु। हमको परावैद्युत पदार्थ को समझने के लिए पहले इसको समझना जरूरी है, इसलिए इसका थोड़ा सा डिस्कस कर दिया जाए। किसकी? ध्रुवीय अणु का और अध्रुवीय अणु का। तो बबुआ रे, जितने भी अणु होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर के बने हैं। परमाणु से बड़ा होता है अणु, अणु से बड़ा हो गया पदार्थ या यौगिक, है कि नहीं है? तो बताओ कि पदार्थ अणु से मिलकर के बना है, और अणु परमाणु से, और परमाणु के भीतर ऋण आवेश और धन आवेश क्या होते हैं? मौजूद होते हैं।
कल मैंने बताया था कि चालक पदार्थ में ऐसा क्या होता है जिसके कारण चालक जो है विद्युत आवेश को फ्लो करता है। बहुत अच्छा जवाब। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब बबुआ वही मुक्त इलेक्ट्रॉन इस अचालक पदार्थ में नहीं होता है। यही कारण है कि अचालक पदार्थ से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है ना? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन न होना इसका मतलब कि जितना धन आवेश उतना ही ऋण आवेश इसमें भी है ना? तो धन आवेश और ऋण आवेश, तो धन आवेश भी होंगे इसमें और ऋण आवेश भी होंगे। तो बात को समझने के प्रयास करना कि ध्रुवीय अणु किसे कहते हैं। तो वे अणु, ये बहुत पहले की बात है, 9th क्लास में पढ़ लेना चाहिए था केमिस्ट्री में। ये क्या है? ध्रुवीय अणु किसे कहते हैं बाबू? ध्यान समझना कि वे अणु जिनके ऋणावेश एवं धनावेश, वे अणु जिनके ऋणावेश एवं धनावेश के केंद्र अलग अलग हों, के केंद्र अलग अलग हों, उस अणु को हम लोग ध्रुवीय अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवीय अणु। किसे कह दिए? एक बार रिपीट करो कि वे अणु जिसके धनावेश एवं ऋणावेश के केंद्र अलग अलग हों, उससे हम लोग क्या कहेंगे? ध्रुवीय अणु कहेंगे। बात समझे? जैसे ये मेरे पास हो गया कोई अणु, इसमें देखो तो इसका केंद्र कहीं यहाँ होगा, इसका केंद्र कहीं यहाँ होगा, तो ये जो क्या है वो अलग अलग है, इसका केंद्र अलग अलग है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु की परिभाषा तो लोग अपने मन से लिख लेना, लिख पाओगे? एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। ध्रुवीय अणु में वे अणु जिसके धनावेश एवं ऋणावेश के केंद्र अलग अलग हों, उससे हम लोग क्या कहेंगे? ध्रुवीय अणु कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लिया जाए, जैसे बबुआ HCl, इसके बाद H2O। अब बताओ H2O चालक है कि अचालक है? अचालक है, अचालक है। कल ही मैंने बताया था, लेकिन शुद्ध रहेगा तब। शुद्ध जल जो होता है बाबू वो अचालक पदार्थ होता है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अब घर जा करके चापाकल से पानी चला करके अब बाल्टी में ले करके उसमें वायर डाल करके उसमें करंट फॉलो करके उंगली ना लगा देना, नहीं तो थोड़ा सा झटका मारेगा तो क्या कहोगे? सर जी पढ़ाए हैं, फिजिक्स पे हमें विश्वास है कि शुद्ध जल में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, करंट फ्लो नहीं होगा। तो बाबू जो हम लोग पानी जल पीते हैं ना, उसमें मौजूद होते हैं आयन। आयरन नहीं, आयन। आयरन तो होता ही है उसमें, जल में। उसमें क्या होते हैं? आयन, जो कुछ कुछ हल्का मात्रा में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। लेकिन शुद्ध जल कह रहा हूं, इसका मतलब क्या तात्पर्य हुआ? तो बबुआ मार्केट में उपलब्ध होगा डिस्टिल वाटर। नाम सुने हो का? डिस्टिल्ड वाटर का? डिस्टिल वाटर नहीं सुने हो जी? अरे बीमारी में जो बोतल से पानी घुसेड़ा जाता है, हाँ, यस, वो डिस्टिल वाटर होता है। इसके अलावा मार्केट में डिस्टिल वाटर उपलब्ध है, वो एकदम उदासीन होता है, उसमें ऋणावेश और धनावेश दोनों बराबर होते हैं। समझे कि नहीं समझे? ना, डिस्टिल वाटर में थोड़ा सा विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा नमक लेकर उसमें डाल दो, थोड़ा सा नमक लेकर डाल दो, विद्युत धारा का प्रवाह उसमें भी हो जाएगा। तो बात समझे? ये कैसे हैं? ध्रुवीय अणु है। ये क्या है बाबू? ध्रुवीय अणु है।
ध्रुवीय अणु का चित्र इस तरह से हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये किसका चित्र हो गया? ध्रुवीय अणु का। अब अगर कोई तुमसे पूछता है कि अध्रुवीय अणु क्या है, तो अध्रुवीय अणु के इसके विपरीत परिभाषा दे देना है। क्या दोगे? कि वे अणु जिसके धनावेश एवं ऋणावेश के केंद्र एक ही हो, वे अणु जिसके धनावेश एवं ऋणावेश के केंद्र एक ही हो, उस अणु को हम लोग अध्रुवीय अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्रुवीय अणु। बात समझे? अध्रुवीय अणु के एग्जाम्पल देख लो इस तरह से, धनावेश और ऋणावेश दोनों एक में है, यही है कि नहीं है? फॉर एग्जाम्पल CO2 जो है वो किस प्रकार का अणु है? अध्रुवीय अणु। अच्छा ये बताओ, अणु में अणु समझ रहे हो ना, कि जब देखो ये जब अगर H लिखा हो, जब केवल H लिखा हो तो इसको हम अणु नहीं कह सकते हैं, लेकिन जैसे ही इसे हम H2 कह दें, ये क्या है? अणु है। बात समझ पा रहे हो? ठीक है ना? तो ये अणु हो गया किसका एग्जाम्पल? अध्रुवीय अणु का। अब एक बात बताओ, अब आओ थोड़ा सा पीछे का तुम लोग को थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं, एकदम यहीं पे मौखिक टेस्ट, बात को समझने का एकदम प्रयास करना। कोई भी पदार्थ हो विद्युतः उदासीन होता है, कोई भी परमाणु विद्युतः उदासीन होता है, ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, है ना? तो ये भी विद्युतः उदासीन होगा। बोलो हाँ, विद्युतः उदासीन होते हैं। अब विद्युतः उदासीन होने का क्या तात्पर्य है? कि जितना उसमें धनावेश है उतना ही क्या है? ऋणावेश। बोलो मित्र, ठीक है ना? जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है। तो बबुआ यही में हमने बोला कि वे पदार्थ जिसके धनावेश के केंद्र और ऋणावेश के केंद्र अलग अलग हो, तो बबुआ अलग अलग होंगे तो इनके बीच कुछ दूरी होगी। बोलो हाँ, होगी कि नहीं होगी? पक्का होगी। तो मान लो कि इस दूरी को हम 2L कह दें, जो भी दूरी हो छोटा हो उसको हमने क्या कह दिया? 2L कह दिया। और ये बताओ, ये धनावेश और ये ऋणावेश, धनावेश और ऋणावेश दोनों की मात्रा बराबर होगी तभी तो ये उदासीन है। बोलो हाँ। तो ये प्लस आवेश माइनस आवेश, प्लस आवेश और माइनस आवेश जब अल्प दूरी पर रखे हों तो ये क्या बनाएंगे? द्विध्रुव बनाएंगे। पक्का? यस, ये क्या बनाएंगे? द्विध्रुव बनाएंगे। अच्छा, इसमें द्विध्रुव का कुछ मान होगा, जो भी हो, लेकिन एक अणु में। अच्छा, वैसे ही अगर बहुत सारे अणु ले लिया जाए तो द्विध्रुव 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 कुल मिलाकर के 0, कुल द्विध्रुव 0। बात समझे? उसको बताएंगे हम, थोड़ा वेट करो। अब इसकी बात करो अध्रुवीय अणु के। अध्रुवीय अणु दोनों का केंद्र एक ही है, अर्थात बीच की जो दूरी है 2L वो क्या है? 0 है। तब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होगा? 0 होगा। बात समझे ना? ये बात कह सकते हो क्या? अध्रुवीय अणु में द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, इसमें होता है। किसी को डाउट है ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु में? नहीं दिक्कत है, आई नो, मैं जानता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगा। आ जाओ, अब बात करते हैं हम लोग परावैद्युत पदार्थ के फिर से। तो परावैद्युत पदार्थ ही दोनों प्रकार के अणुओं से मिलकर के बना होता है, इसलिए हम लोग परावैद्युत पदार्थ को 2 भागों में बांट देते हैं। किसको? परावैद्युत पदार्थ को 2 भागों में बांट देते हैं। परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। एक ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ या ध्रुवीय परावैद्युत, दूसरा अध्रुवीय परावैद्युत। कोई दिक्कत? ध्रुवीय परावैद्युत, ध्यान से एकदम, ध्रुवीय
परावैद्युत अध्रुवीय परावैद्युत। अध्रुवीय परावैद्युत और ध्रुवीय परावैद्युत, ठीक है ना, कोई दिक्कत? ध्रुवीय और अध्रुवीय। अब एकदम परिभाषा इसका जब देना हो तो एकदम आसान है, एकदम आसान। क्या कह दोगे इसके बारे में, ध्रुवीय परावैद्युत के बारे में? वे परावैद्युत जो ध्रुवीय अणुओं से मिलकर बने हों। वे परावैद्युत जो ध्रुवीय अणुओं से मिलकर बने हों, उससे हम क्या कहते हैं? ध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं। कोई दिक्कत? और इसका वे परावैद्युत पदार्थ जो अध्रुवीय अणुओं से मिलकर बने हों, उसे हम क्या कहते हैं? अध्रुवीय परावैद्युत। कोई दिक्कत? आ जाओ देख लेते हैं। इसके बारे में क्या कहोगे? वे परावैद्युत जो ध्रुवीय अणुओं से मिलकर बने हों, उन्हें ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। कोई दिक्कत? इसका भी परिभाषा सेम इसी के जैसा होगा, कॉपी कर लेते हैं। मित्र इसके बीच में एगो लाइन खींच देते हैं, दोनों में अंतर हो जाएगा। वे परावैद्युत पदार्थ जो अध्रुवीय, यहां जोड़ना है, जोड़ देते हैं। तुम लोग परिभाषा नोट कर लेना, नोट कर पाओगे ना? अध्रुवीय ठीक है। वे परावैद्युत पदार्थ जो अध्रुवीय अणुओं से मिलकर बने हों, उन्हें अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। कोई दिक्कत? परिभाषा क्लियर हुआ? परावैद्युत पदार्थ क्लियर हुआ? परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं? वे कुचालक पदार्थ जिन्हें किसी विद्युत क्षेत्र में रखने पर वह विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं, उन्हें परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना? यह तुम लोग कितना कितना लिखती जी, अभी से लिखना स्टार्ट कर दी। क्या क्या लिखती जी? ये थोड़ा सब्र रखने का, ये लिखने का टाइम मिलेगा तुमको। ये अभी से लिखना शुरू, लिखते लिखते बहुत लिखती तुम। ये छोड़ो थोड़ा, आओ। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसका चित्र द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ये है कोई पदार्थ, ये भी है कोई पदार्थ। मैंने बोला कि ये किस प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होंगे? ध्रुवीय अणु से। अध्रुवीय अणु में तुमको पता चल गया कि ध्रुवीय अणु वे अणु होते हैं जिनमें ऋणावेश एवं धनावेश के केंद्र एक ही होते हैं, ओ अलग अलग होते हैं। ओके, वे अणु जिनके धनावेश के केंद्र एवं ऋणावेश के केंद्र अलग अलग होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ध्रुवीय अणु। तो ये उन्हीं से मिलकर के बना है। तो फॉर एग्जाम्पल इसका देख लिया इस तरह से, ये धनावेश, ये ऋणावेश, ये धनावेश, ये ऋणावेश। क्यों धनावेश यहां पे हुआ? क्योंकि ये ऋणावेश है, आकर्षित करेगा मित्र ना। इस तरह से धनावेश ऋणावेश बना देंगे इस तरह से, जैसे मन वैसे इधर उधर। कोई जरूरी थोड़े है कि हम जो बना रहे हैं एकदम करेक्ट ही है। ये हो गया कौन पदार्थ?
ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। किसी को कोई दिक्कत? फिगर 1 है ना। इसको में आ जाओ। इसमें ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एक ही में है ना बालक। ये कौन पदार्थ है बबुआ? अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है ना। अब समझने का प्रयास करो। अब यहाँ से खेल शुरू होगा कि आखिर ये परावैद्युत पदार्थ विद्युत क्षेत्र में रखने पर किस प्रकार से विद्युतीय प्रभाव को उत्पन्न करते हैं, है कि नहीं है। असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। ये तो सिर्फ समझने के लिए, इसको नहीं समझोगे तो आगे समझ नहीं आएगा। आ जाओ आगे बढ़े ना। अब हम इसी पर समझा देते हैं। चलो इसी पर, इसको विद्युत क्षेत्र में रखो। इसको विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तब विद्युत क्षेत्र रखने का मतलब कहीं ना कहीं एक प्लेट होगा जो धनावेशित होगा और एक प्लेट होगा इस तरफ जो ऋणावेशित होगा। कोई दिक्कत? ये विद्युत क्षेत्र में रख दिया इसे। विद्युत क्षेत्र की दिशा आप सभी एकदम बिल्कुल जानते होंगे कि ऋणावेशित प्लेट से धनावेशित प्लेट की ओर होती है। जैसे ही इसे बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, इसके जो अणु हैं, इसके अणु में धनावेश और ऋणावेश में एक अजीब प्रकार की हलचल उत्पन्न होगी। हलचल जैसे हम ठंडा जल को बर्तन में रख करके उसके नीचे आग लगाते हैं, उसमें हलचल उत्पन्न होती है और वो धीरे धीरे नीचे के अणु ऊपर जाते हैं, ऊपर के अणु नीचे आते हैं। इस तरह से प्रोसेस होते रहता है। शुरुआत में आग लगाओगे तो बताओ नीचे वाले भाग गर्म होगा, ऊपर वाला तो ठंडा है। लेकिन ऊपर वाला गर्म कब होगा? नीचे वाला अणु उठ कर ऊपर आएगा, है कि नहीं। यही खेल होता है, देख लेना। ये सब फिजिक्स है। दुनिया में तुम जो भी खेल खेल चुके हो और उसके बारे में तुम्हें पता नहीं है, वो सारा फिजिक्स है ना। वो सब फिजिक्स है। हम जानते हैं तुम क्या सोच रहे हो, वो फिजिक्स है। दोलापति खेला वो फिजिक्स है, लुका छिपी खेला वो फिजिक्स है। कहोगे वो कोई से फिजिक्स है? नहीं है, बता देंगे। बिल्कुल नहीं, एकदम तुम लोग उसके लिए हमसे अकेला में संपर्क करो, हम बताएंगे। हाँ समझाएंगे। अरे भाई एगो चोर होता है ना, उसमें आप बाकी सब जा करके क्या करते हैं? छिप जाते हैं, छिप जाते हैं। तो मान लो उसको ऋणावेश है, धनावेश खोजते रहता है। नहीं, धनावेश खोजे। क्यों खोजे? क्योंकि भैया धनावेश और ऋणावेश के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। फिजिक्स है, समझे ना। आओ देखो, आ जाओ इस टॉपिक पे। जैसे ही इसे बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, हेलो मित्र, हमने बोला कि इसके जो अणु हैं उसके अणु के धनावेश और ऋणावेश में एक अलग प्रकार के हलचल उत्पन्न होगी, जिससे इस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन ऋणावेश इधर की ओर गति करना शुरू कर देगा। बोलो हाँ। इस प्लेट की ओर। मित्र ये धनावेशित प्लेट है। कल चालक के बारे में सुना था, इसी बात पे बोला था। इसी तरह से ये ऋणावेश इधर की ओर गति करना शुरू कर देगा। कुल मिलाकर कहाँ आ जाएगा? हेजा ये कहाँ चल जाएगा? धनावेश सारे इधर आ जाएंगे और ऋणावेश सारा इधर आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो पक्का। तो ये क्या है मित्र? ऋणावेशित बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? धनावेशित। इसमें भी सेम वही होगा। जैसे ही इसे क्या करोगे? बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखोगे,
इस प्लेट को इधर क्या ऋणावेश और इधर धनावेश, चले जाएंगे ना। ठीक, तो अब ध्यान से समझना, इसको समझो कि यहां से ऋणावेशित उठ करके क्या हो गया है, अलग हो गया है। इसमें भी ऋणावेश, इसमें तो एक ही केंद्रक पे थे दोनों, ऋणावेश और धनावेश, इसमें अलग अलग केंद्रक पर थे तो ये थोड़ा सा और दूर हो गए, लेकिन इसमें एक ही पर थे, एक एक केंद्र था दोनों का, लेकिन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण इनके केंद्र जो है क्या हो गए हैं, अलग अलग हो गए। तो इस घटना को हम लोग ध्रुवण बोलते हैं। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुवण। किस घटना को, केंद्र अलग अलग होने की घटना को। तब इसको समझो, किसी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, किसी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत पदार्थ के धनावेश एवं ऋणावेश, धनावेश एवं ऋणावेश के केंद्रक को अलग अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ध्रुवण कहा जाता है। कोई दिक्कत, विद्युतीय ध्रुवण कह दो, बात समझे ना, क्या कह देंगे, इसे ध्रुवण कहेंगे। कोई दिक्कत, तो अगला छोटा सा हेडिंग बनेगा क्या, ध्रुवण। ध्रुवण के बारे में क्या कहोगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ को रखने पर, परावैद्युत पदार्थ को रखने पर उसके धनावेश एवं ऋणावेश, धनावेश एवं ऋणावेश के केंद्र को अलग अलग होने की घटना को ध्रुवण कहते हैं। कोई दिक्कत, परिभाषा समझ आया क्या, बाह्य विद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ को रखने पर उसके धनावेश एवं ऋणावेश के केंद्र को अलग अलग होने की घटना को ध्रुवण कहते हैं। अलग अलग, दो बार, ठीक है ना, ध्रुवण कहते हैं। बात समझ पाई, ये अलग अलग हो गया। अब थोड़ा सा इस चित्र में फिर से आओ। जैसे ही ये अलग अलग होगा, जैसे ही ये अलग अलग होगा, विद्युत क्षेत्र इधर है, इसमें भी विद्युत क्षेत्र इधर है। अब बताओ, विद्युत क्षेत्र इधर है मित्र, किसी को कोई संदेह, बाह्य विद्युत क्षेत्र इधर है, इसको हम कह देंगे ई एक्सटर्नल। कोई दिक्कत, बोलो, ई एक्सटर्नल इस प्लेट के कारण। लेकिन जैसे ही इस परावैद्युत पदार्थ को रखे, इस परावैद्युत पदार्थ के धनावेश एवं ऋणावेश केंद्रक से अपने अलग अलग होने लगे। और जब अलग अलग हो जाएंगे वीर, तो कुल मिलाकर के एक तरफ ऋणावेश और दूसरी तरफ
धनावेश एकत्रित हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है। अब बताओ कि इसके भीतर, इस पदार्थ के भीतर भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा? बोलो हाँ, हो जाएगा। किधर की ओर? इधर की ओर। होगा कि नहीं होगा? इस पदार्थ के भीतर उत्पन्न हो जाएगा। इसको हम लोग बोल देंगे ई इंटरनल, भीतर वाला विद्युत क्षेत्र, परावैद्युत पदार्थ के भीतर वाला, परावैद्युत पदार्थ के भीतर का विद्युत क्षेत्र, ये परावैद्युत पदार्थ के बाहर का विद्युत क्षेत्र। लेकिन इस बात को समझो कि इस स्थिति में कल जो पढ़े थे चालक वाला, चालक में कुल विद्युत क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। लेकिन यहां ध्यान रखना कि बाह्य विद्युत क्षेत्र जो है ई एक्सटर्नल हमेशा बड़ा होगा। किससे? ई इंटरनल से। किस केस में? अचालक पदार्थ या परावैद्युत पदार्थ के केस में। कल चालक वाला बात बताए थे, मैंने बोला था कि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, ये बात याद है। लेकिन यहाँ पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र की तुलना में इंटरनल विद्युत क्षेत्र क्या होगा? जाओ, क्या होगा बबुआ? इंटरनल वाला कम होगा। इसलिए इस पदार्थ के ये जो माने ये बना है संरचना, इस संरचना में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा कौन सा? तो ई नेट टोटल बराबर ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल। बोलो हाँ, उत्पन्न होगा। तो इन दोनों के अंतर से जो विद्युत क्षेत्र बचेगा, जो विद्युत क्षेत्र शेष रह जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे प्रेरित विद्युत क्षेत्र। प्रेरित कौन सा? प्रेरित विद्युत क्षेत्र कहेंगे उसे। प्रेरित का मतलब समझते हो? कोई उकसा दिया किसी को काम करने के लिए, उसके बातों में आकर के वो काम करना शुरू कर दिया, तो हम बोलेंगे उसके प्रेरण से वो काम कर रहा है। तो इसी प्रकार से ये अपने तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र में जब रखे हैं तब इसे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। इसलिए हम लोग बोलेंगे इसे प्रेरित विद्युत क्षेत्र। प्रेरित विद्युत क्षेत्र, प्रेरित विद्युत क्षेत्र। ओके, हो गया ना? अब आओ आगे बढ़ें। अब देखो, जैसे ही ये घटना घटा, जैसे ही ये घटना घटा, अब देखो ये बताओ कि एक तरफ ऋणावेशित और दूसरा तरफ धनावेश, इनके बीच की दूरी, ये कुछ तो है दूरी, कुछ भी हो। अब मान लेते हैं, अगर मान लो कि इसके प्लेट के बीच का थिकनेस जो है, इसका मोटाई जो है वो क्या है? टी है। टी मोटाई मान लिया जाए। अब ये आवेश ऋणावेश, ये धनावेश, तो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? द्विध्रुव आघूर्ण। और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होगी? ऋणावेश से धनावेश की ओर, अर्थात इधर से इधर। किसकी दिशा? पी वेक्टर की। बोलो हाँ। इसमें भी होगा ना? बोलो, इसमें भी होगा पी वेक्टर। तो अर्थात पी वेक्टर भी इसमें उत्पन्न हो गया, इसमें भी पी वेक्टर उत्पन्न हुआ। तो इससे संबंधित एक और टॉपिक छोटा सा मात्र है। आज कहाँ तक? यहीं तक। उसको अगले दिन देख लेंगे, अगले वीडियो में, ठीक है ना?